Okay, now we start new chapter, chapter number 14. In Navbodh book, it is written as 3B ना, कॉनिक सेक्शन, है ना। तो देखो कॉनिक सेक्शन एक्चुअली है क्या कि अगर हम एक कोन ले लें तो कोन को डिफरेंट एक्सिस के अराउंड अगर हम इसको कट करें तो जो सेक्शन निकल के आते हैं उनको कॉनिक सेक्शंस बोल देते हैं, है ना। एक तो देखो जैसे ये कोन है, अगर मैं इसका ये वाला पोर्शन ऐसा काट के निकाल दूं, हाँ, तो आपको एक सर्किल दिखेगा सामने से। कोन सामने से कैसी दिखती है? ऐसी। तो फर्स्ट कॉनिक सेक्शन हो गया आपका क्या? सर्कल ही। ठीक। अब देखना, अगर मैं मान लीजिए कोन पूरा राउंड में भी है तो इधर से ऐसा काट के निकालो ऐसे, तो जो मिलेगा शेप आपको, है ना, ये पैराबोला हो गया। तो कॉनिक सेक्शन में सर्किल, पैराबोला। अब इसी को हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना काट के थोड़ा सा तिरछा एक्स ले लें ऐसा, और फिर काटे कोन को ऐसे, तो अब जो निकलेगा वो आपको इस तरीके से कोई आकृति निकलेगी। ये क्या कहलाता है? एलिप्स बोलते हैं इसको, है ना। और सिमिलरली एलिप्स को अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर दें तो ये ऐसा दिखने लगेगा। बीच से ओपन करें हम इधर से और ऐसा दोनों साइड से ओपन कर दें तो एक और नई ये एक्सिस से काट के हमने इसको अलग अलग कर दिया, तो ये जो निकलेगा स्ट्रक्चर, इसको हाइपरबोला बोलते हैं। तो कॉनिक सेक्शन में कोन को डिफरेंट एक्सिस के अराउंड काटने पर या सेक्शन करने पर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर सामने आते हैं वो कॉनिक सेक्शन कहलाते हैं। इनमें से सबसे पहला कौन है? सर्कल, देन पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। ये चार चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक, तो वन बाय वन हम सबसे पहले देखेंगे क्या? सर्कल। तो सर्कल में फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाता है। मतलब जो गिवन इस सर्कल होता है वो इस फॉर्म में होते हैं, या किसी सर्किल को इस फॉर्म में लिखना चाहिए, ये जनरल इक्वेशन कहलाता है। ठीक, इस सर्किल का जनरल इक्वेशन वाला जो सर्किल है इसका सेंटर -g और -f होता है। इसमें जो g और f आए हैं, इसमें -g और -f जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है। सेंटर ऑफ सर्कल C से शो करते हैं, इसको क्या कहलाएगा? -g एंड इसकी रेडियस जो होती है ना, r, ये अंडर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c, इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है। रेडियस निकालने में c लगता है, g और f सेंटर और c कांस्टेंट है जो रेडियस में रहता है। g किसके साथ रहेगा? अच्छे से देख लो, x के साथ जो रहेगा वो 2g, y के साथ जो रहेगा वो 2f, और जो कांस्टेंट टर्म रहेगी वो c। और एक चीज़ ध्यान से देख लें, x² और y² अकेले रहते हैं, इनके साथ दोनों के मल्टीपल जो होंगे वो 1 होंगे जनरल इक्वेशन में। ठीक है, अगर किसी का मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में एक जैसा होगा, फिर ये सर्किल की पहचान हो गई। ठीक, अब देखना, ये सर्किल इसी में ए और बी इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कट इंटरसेप्ट
की लेंथ निकालना, तो ये होता है 2 अंडर रूट ऑफ एक्स एक्सिस से है ना, तो जी स्क्वायर माइनस सी, एफ नहीं आएगा, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, इंटरसेप्ट मेड फ्रॉम एक्स एक्सिस का फॉर्मूला है। फिर इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल फ्रॉम बाय एक्सिस, तो वाई एक्सिस में जी नहीं आएगा, 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, ये वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब समझते हो ना, जैसे ये सर्कल है, ऐसे देख लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ से ये जो लेंथ इसने इंटरसेप्ट की है ओ ए, और इसमें देखो तो ओ बी, तो ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया ओ ए फिगर के हिसाब से, और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कहला जाएगा ओ बी, इधर है ना, जो सेकेंड जाती है, मतलब इंटरसेप्ट कब कटेगा, जब सर्किल की कोई सेकेंड होगी, ऐसे सेकेंड समझते हो ना, हाँ, जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो सेकेंड कहलाती है, और जो टच करते हुए जाती है वो टेंजेंट कहलाती है, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया सर्किल का। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड फॉर्म सर्किल का होता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is given suppose HK and radius given, उस सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर सी एच के है, एच के कोई भी नंबर हो सकते हैं, और इसकी रेडियस आर है। सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये उस सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर और रेडियस दोनों गिवन हो, सेंटर एच के, रेडियस आर, ठीक। अब इसी में देखना, अगर सेंटर ओरिजिन होगा तो whose center is origin 0 0 and radius r, तो सेंटर 0 0 हो गया तो h और k 0 0 हो जाएंगे। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, इसी से देखो, h और k 0 0 हो गए तो एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, ये सर्किल का इक्वेशन होता है जिसका सेंटर 0 0 होता है, ठीक। अच्छा, पहले मैंने आपको लाइन में भी बताया था कि जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता। वैसे ही अगर ये सर्किल जो है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, सेंटर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओरिजिन से पास होना मतलब ओरिजिन यहाँ कहीं आए, सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट आए तो हम बोलते हैं सर्किल पासिंग थ्रू 0 0, और अभी मैंने जो बताया तो सेंटर 0 0 था ये, तो इसमें सर्किल के इक्वेशन में भी ना कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, फिर इतना बस होगा सर्किल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। तो सर्किल के इक्वेशन में भी अगर कांस्टेंट टर्म अब्सेंट है का मतलब है वो सर्किल कहाँ से पास हो रहा है, 0 0 से पास हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें प्लस सी है, क्लियर। तो ये फॉर्म नोट करो, फिर और बताता हूँ। लेट्स सी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो देखो, अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में है, सपोज सर्कल के x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, हाँ, मतलब सेंटर एच के और रेडियस आर वाला इक्वेशन है अगर आपका सर्कल है ना, तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा। तो कुछ नहीं, आप क्या करें कि x के प्लेस में यानी x माइनस एच के प्लेस में अगर आप r cos थीटा सब्सिट्यूट कर दें और y माइनस के प्लेस में r sin थीटा सब्सिट्यूट करने से जो इक्वेशन हमको फॉर्म होता है
वो पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है सर्किल का। दो रूप होंगे इसके। इसी को आप क्या भी लिख सकते हो, एच का साइड चेंज करके, एक्स इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक। और अगर आपका इक्वेशन का सेंटर, सर्किल का सेंटर ओरिजिन है, इस फॉर्म में है, सर्किल का इक्वेशन कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एच और के जीरो हो जाएंगे, देन पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या बनेगा, यस, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा सिंपल एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर आपका सेंटर कितना है, 0 0 है और रेडियस आर है, तो एच और के होंगे ही नहीं, तो ऐसे भी देख लो, एच और के की जगह 0 0 रख दे तो यही तो मिलेगा अपन को। ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल कहलाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, आफ्टर पैरामेट्रिक इक्वेशन देखो उस सर्किल का इक्वेशन जिसके डायमीटर के वर्टिसेस गिवन हो। ये सर्किल हो गया, ए बी इसका डायमीटर है, सपोज डायमीटर समझते हो आप, जो सेंटर से होके जाने वाले कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं। द कॉर्ड विच passes through center of the circle is called diameter of the circle और it is a largest chord also, right? ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका एक वर्टेक्स है x1 y1 और दूसरा वर्टेक्स b है x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल 0, है ना। ये इस सर्किल का इक्वेशन होता है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो सर्किल के इतने फॉर्म होते हैं भाई, एक जनरल है ना, सेंटर h के और रेडियस r, सेंटर 0 0 रेडियस r, पैरामेट्रिक इक्वेशन, और नाउ जिसके डायमीटर के वर्टेक्स हों। ठीक, अब देखना कुछ अपन थोड़ा सा लॉजिकली देखें कि मान लीजिए एक सर्किल है जिसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। ये सेंटर ये हो गया और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, ये वाई एक्सिस को भी, किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब आप देखो, अगर तो सेंटर से टेंजेंट पर ड्रॉन परपेंडिकुलर, हमको पता है ये रेडियस कहलाती है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट इज कॉल्ड रेडियस बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये भी टेंजेंट है तो ये भी रेडियस ही होगी। ओरिजिन ये है, तो अगर आप देखें इसमें तो ये डिस्टेंस r, ये और ये डिस्टेंस भी r, तो इसका सेंटर भी क्या बन जाएगा, r कॉमा r। तो ये एक लॉजिक है कि अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इस कंडीशन में h, k और रेडियस तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब देखना, कोई सर्किल y एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है, देखो ये y एक्सिस हो गया और टच कर रहा है ओरिजिन पर ऐसे, तो अगर ये सर्किल y एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है तो डेफिनेटली इसका जो सेंटर आएगा वो x एक्सिस पे चला जाएगा, देखो, नहीं तो वो सेंटर ओरिजिन पर टच कर ही नहीं सकता y एक्सिस को। तो जब भी कोई सर्कल y एक्सिस को ओरिजिन पर टच करे तो उसका सेंटर कहाँ चला जाएगा, और कितना होगा, ये रेडियस अगर r है तो r कॉमा 0 इसका सेंटर हो जाएगा। x एक्सिस पर y होता नहीं, और अगर x एक्सिस को ओरिजिन पर टच करेगा तो सेंटर y एक्सिस पर आ जाएगा और कितना हो जाएगा, 0r हो जाएगा। तो ये लॉजिक्स हैं, कोई फॉर्मूले नहीं, लॉजिक्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब देखना,
हम देखते हैं कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्किल्स, टू सर्किल टच करें तो क्या है ना, तो इसको नोट करो फिर देखते हैं। अब देखना, मान लीजिए दो सर्किल हैं, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो टच करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये है पहला सर्कल, सेंटर है इसका C1 और सपोज रेडियस है R1, ठीक। और दूसरा सर्कल, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर ही दूसरा सर्कल इसको टच कर रहा है एक्सटर्नली, बाहर से। ये हो गया दूसरा सर्कल, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, P नाम दे दिया अपन ने, जहां पर टच करे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहला गया। अब दूसरे सर्किल का सेंटर सपोज C2 है और रेडियस इसकी R2 है। तो इफ टू सर्कल टच ईच अदर, कैसा, एक्सटर्नली। तो देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो दो चीजें आपको दिख रही होंगी। एक, कोई बता सकता है क्या, कि दोनों सर्किल के जो सेंटर हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, C1 और C2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों की रेडियस के एडिशन के बराबर होगी। देखो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोथ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेडियस एक्सटर्नल टच में। और दूसरा आपको क्या दिख रहा होगा कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, ये C1 और C2 को R1 रेशो R2 के रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। देखो ऐसी लाइन दिख रही होगी ना, ये C1, ये C2, ये C1, यहां है P, तो यहां से यहां तक रेडियस R1 है और यहां से यहां तक रेडियस, तो क्या है, हो गया ये। हाँ, तो अगर दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ रेडियस, एंड सेकेंड थिंग इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P will divide C1 C2 in ratio R1 रेशो R2, और कैसा, इंटरनली। ध्यान से, टच एक्सटर्नली है लेकिन डिवीजन कैसा लगेगा इसमें, इंटरनली लगेगा, ठीक। और दूसरा तरीका क्या होता है, मान लीजिए इंटरनली टच कर रहे हैं। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, तो इंटरनली देखो कैसा होगा। ये है पहला सर्कल, इसका सेंटर सपोज C1 ही है, रेडियस R1 ही है, ये पॉइंट P है। अब दूसरा सर्कल इसको अंदर से ऐसा टच कर रहा है, यह है सेकेंड सर्कल जिसका सेंटर है C2 और रेडियस है R2। तो अब आप देख रहे होंगे कि दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगी। चेक करो, R1 में से R2 माइनस कर दोगे आप तो C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। यहां से पूरा R1 है और यहां से इतना R2 है, तो C1 और C2 कितना, हाँ। तो अगर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगी। और इसमें, और अब डिवीजन अगर आप देखो तो C1 C2 ये है और P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P बाहर निकल गया है भाई। ऐसा डिवीजन कौन सा डिवीजन कहलाता है, एक्सटर्नल डिवीजन के। तो अगर सर्किल इंटरनली टच करेंगे
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, किस रेशो में, तो रेशो सेम बट कैसा, एक्सटर्नली। तो सेकेंड थिंग क्या बनेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P will divide C1 C2 in ratio R1 ratio R2 how externally। ये हो जाएगा इंटरनल, इंटरनल टच में एक्सटर्नली डिवीज़न और एक्सटर्नली टच में इंटरनली डिवाइड करेगा वो। तो ये ध्यान रखना है, उल्टा ना लग जाए भाई, है। हाँ, तो ये है कांटेक्ट में आने के, दो सर्किल को एक दूसरे को टच करने की कंडीशन, और किसी प्रकार से टच नहीं कर सकते, या तो एक्सटर्नली या इंटरनली, तो दो टाइप ही बनेंगे। ओके, नाउ वी सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्किल। एक्सरसाइज 3B.1 में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखें आप, तो आपको एक सर्किल है, उसका सेंटर गिवन है C, कितना, -3 एंड -2 एंड 3 एंड रेडियस इज 4, इसकी रेडियस 4 है। क्लियर? तो सिंपल इक्वेशन लग जाएगा, गिवन लिखने का तरीका क्या, सेंटर ऑफ सर्कल CHK से शो करते हैं गिवन सेंटर को, -2, 3 ये गिवन है, एंड रेडियस कितनी है, 4, ऐसा लिख लिया हमने। तो H की वैल्यू -2 कहलाएगी और K की वैल्यू क्या कहलाएगी, 3। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल, हाँ फॉर्मूला लग जाएगा x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x - h, तो x - h की वैल्यू -2 रखोगे तो +2 हो जाएगी है। फिर y - k की वैल्यू 3 इज इक्वल टू r की वैल्यू 4। अब इसको होल स्क्वायर करके और जनरल इक्वेशन के फॉर्म में जमा दो आंसर। होल स्क्वायर करो तो x² प्लस 4 प्लस ये y² प्लस 9 - 6y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। पहले x², इसके बाद y² की टर्म, फिर x वाली टर्म जमाना चाहिए 4x, फिर y वाली टर्म -6y, 9 एंड 4 +13 और वो यहाँ आके -16 -3 बचेगा, ये लिख दिया इक्वल 0 आंसर। इस फॉर्म में आंसर छोड़ देना चाहिए जनरल इक्वेशन। क्लियर है? एग्जाम्पल 7 देखें इसमें, तो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ लोएस्ट साइज। देखो इस शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है इसमें, सर्किल बहुत छोटे साइज का है। तो जब सर्किल बहुत छोटे साइज के होते हैं, है ना, तो अब ये सर्किल एक पॉइंट -42 से जा रहा है और इसका सेंटर लाई कर रहा है गिवन लाइन 3x + 2y = 5 में। तो अगर सर्किल छोटी साइज का है ना, तो इस पॉइंट से जब हम लाइन पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर पर, वो किसके बराबर आने लगेगा, रेडियस के। ये केवल स्मॉल साइज वाले सर्किलों में ही पॉसिबल है। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम लाइन टू द फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन इज इक्वल टू रेडियस। अगर सर्किल बड़े साइज का है तो फिर ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। देखो ये है लाइन, सर्किल साइज बड़ा है, तो अगर पॉइंट यहाँ हुआ तो अब इससे सेंटर पर ड्रॉन परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर थोड़ी परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये देखो कोई और एंगल बनने लगेगा, 90 डिग्री का नहीं बनेगा। और यही सर्किल बहुत छोटा हो जाए तो पॉइंट P अब कहीं पर भी लो आप, तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही आएगा छोटे साइज में। तो ये जो कंडीशन मैंने बोली कि पॉइंट P से लाइन पर ड्रॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, रेडियस, ये केवल और केवल किसके लिए है, स्मॉलेस्ट साइज
सर्किल के लिए, और किसी सर्किल में आप लगा ही नहीं सकते। तो इसलिए मैंने बोला इस शब्द का अर्थ है यहाँ पर, अगर स्मॉलेस्ट साइज का नहीं होता तो ये जो मैंने बोला है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी टू लाइन इज इक्वल टू रेडियस, ये नहीं होता रेडियस के बराबर। अब देखो आप कहाँ से आएगी, ये रेडियस थोड़ी होती है। तो छोटे साइज के सर्किल में ये ट्रू है, ठीक है। तो गिवन लाइन इक्वेशन क्या है इसमें, थ्री एक्स प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 दे दी हमने इसको, है ना। लेट गिवन पॉइंट बी पी लेट कर लेते हैं इसको -4,2, ठीक। अब हमने मान लिया इसका सेंटर एच के है। लेट सेंटर ऑफ सर्कल बी सी एच कोमा के, ठीक। तो सेंटर जो है लाइन 1 पर है, सेंटर सी लाइज ऑन लाइन 1, thus it will satisfy the equation। तो h और k रखोगे तो क्या मिलेगा, ये 3h प्लस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फॉर स्मॉलेस्ट साइज फॉर द सर्कल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज, बहुत छोटा सर्किल है तो फिर क्या होगा भाई, यस, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P -4,2 टू लाइन 1, ये किसके बराबर निकलेगा, रेडियस के बराबर होगा फिर ये, है ना। तो -4,2 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कितना, तो x की प्लेस में -4 प्लस 2, y के प्लेस में 2 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3² प्लस 2² इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी -12 प्लस 4 माइनस 5, कितना 3, 9 अंडर रूट 9 प्लस 4 आएगा ये, कितना -12 एंड -13 बचेगा ये। तो माइनस साइन मैंने इग्नोर कर दिया भाई, रेडियस कांट बी नेगेटिव, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। √13 से √13 कैंसिल होगा तो रेडियस कितनी मिल जाएगी आपको, √13, ठीक। अब दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी किसके बराबर होगी, रेडियस के। अगेन C से P की डिस्टेंस भी किसके बराबर होगी, R के बराबर होगी, रेडियस के। तो C और P के बीच की डिस्टेंस निकालो भाई, तो चलो स्क्वायर कर लेते हैं। CP² इज इक्वल टू C और P के बीच की डिस्टेंस, तो h प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू √13² दैट इज 13 ओनली। सॉल्व करो इसको, तो h² प्लस 16 प्लस 8h प्लस k² माइनस 4k प्लस 4 इक्वल 13। तो h² प्लस k² प्लस माइनस 16 एंड 4 20 में से 13 गया इक्वल, एक इक्वेशन ये मिला हमको, इक्वेशन नंबर 3 दे दी हमने इसका। अब इस इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके हमको h और k और फाइंड करनी है। तो इससे h की वैल्यू निकालेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, k आएगा, हाँ k आ जाएगा, k आ जाएगा तो k की वैल्यू यहाँ रिटर्न करेंगे तो h भी पता चल जाएगा। तो h k पता चल जाएंगे, रेडियस हमने पता कर लिया है। लास्ट में फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस h का
होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बनेगा कि करूं और मैं? तो ये जो कंडीशन है ये कब लग सकती है भाई? फॉर द सर्किल ऑफ, और कहीं मत लगाना इसको, बिगर साइज सर्किल के लिए फॉल्स है ये कंडीशन। क्लियर?